पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। चुनाव के नतीजे तो सामने आ चुके हैं, लेकिन चुनाव के परिणाम पर आज भी चर्चा है। सभी पार्टियां आत्ममंथन करने में जुटी हुई हैं और ऐसे में कांग्रेस के एक सीनियर नेता कमलदेव शुक्ल जी मेरे साथ हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं और कांग्रेस की बातों को मजबूती के साथ रखते भी हैं। तो कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हुआ? देखिए, जो राजनीतिक परिस्थिति है वो तो आप देख रहे हैं। एनडीए और ख़ासकर बीजेपी तो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का उपयोग किया ही, लेकिन जहाँ तक महागठबंधन की बात रही उसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ रही, जिसका परिणाम पूरे महागठबंधन को भुगतना पड़ा और ख़ासकर कांग्रेस को ज़्यादा भुगतना पड़ा, क्योंकि आम आवाम विकल्प के रूप में कांग्रेस को देखती है, इसलिए उसके क्रोध का खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। कौन ऐसी गलती ब्लंडर हो गया जिससे पूरा मिट्टी पलीत हो गई? पहली गलती तो यह है कि महागठबंधन में बिहार के लेवल पर सबसे बड़ा दल राजद है। तो राजद को कांग्रेस ने और पूरे महागठबंधन के लोगों ने जो कमेटी बनाई थी उसका चेयरमैन बनाया गया तेजस्वी को, कोऑर्डिनेशन कमेटी की। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाते उस अध्यक्ष का दायित्व बनता था, जिसको मुख्यमंत्री बनना था, कि फ्रेंडली फाइट का नौबत नहीं आवे। कांग्रेस पिछली बार 70 सीट पर लड़ी थी, जिसमें 47 सीट उन्होंने वह सीट दिया था जिसको कांग्रेस नहीं मांग रही थी, उसके पसंद का सीट नहीं था। इसके बाद भी 19 विधायक उसके जीत के आए। इस बार वह सीट घटा के तुमने 61 कर दिया। उसमें भी लगभग 40 सीट तुमने गड़बड़ दिया, जिसको नहीं चाहते थे कांग्रेस। उसमें भी 11th आवर में तुमने डिसीजन लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहने के बाद भी तुमने नहीं लिया। जब 2015 में भी तुम नहीं लिया था, 20 में भी नहीं लिया था, और इस बीच में झारखंड का चुनाव हुआ तो तुमको झारखंड नहीं ले रहा था, तो कांग्रेस के दबाव पर वहाँ झारखंड में आप रहे अलायंस में, 7 सीटें आपको मिला। तो आपका नैतिक दायित्व बनता था कि झारखंड को भी यहाँ हम सीट दें, जेएम को सीट दें। पशुपति पारस को अप्लाई, उनको भी सीट नहीं दिया, उनको भी एक भी सीट आपने नहीं दिया। और जहाँ तक चेहरा का सवाल था, जब बीजेपी एक नैरेटिव खोजती है जो हम बिहार के पब्लिक को यह बता सके कि जंगल राज का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो कांग्रेस अगर किसी रणनीति के तहत यह काम कर रही थी कि 11th आवर में कैंडिडेट का चेहरा का घोषणा होगा या चुनाव बाद होगा, तो धैर्य रखना चाहिए था। तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करना सबसे महंगा पड़ा, हमको लगता है। हो सकता है कि मेरा व्यक्तिगत यह सोच हो, लेकिन करने के बाद बीजेपी को एक नैरेटिव मजबूती से मिला जंगल राज के पुनरावृत्ति का। और आपने देखे होंगे कि पीएम के भी भाषण में कट्टा के बल पर कांग्रेस से घोषणा कराई गई। यह कहने की नौबत तो नहीं आती, यह सुनने की नौबत भी जनता को नहीं आता। और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को एक नैरेटिव मजबूती से सेट करने का भी मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। अब जिस तरह से रील बन रहे थे, तेजस्वी के समर्थक जिस रील बना रहे थे, गाने गा रहे थे। दूसरी चीज कि तेजस्वी A to Z की बात करते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी ने कहा कि भूरा बाल साफ करो। चुनाव के ठीक पहले, चुनाव पीरियड में, चुनाव के ठीक पहले अशोक महतो, हमारे ही दल के एक बहुत कदावर नेता जो पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने व्यक्ति को ही एक टिकट दिलवाया था, सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह, पिछला बार भी लड़े थे, और वहाँ अशोक महतो के पत्नी को टिकट दिलवाया गया, उनको विड्रॉ कराया गया। तो जो हमारे दल के नेता दम भरते थे पार्टी लाइन से बाहर जाकर कि सीट शेयरिंग भी हो गया है और तेजस्वी ही चेहरा है, उनको ही बताना चाहिए कि उनके ही व्यक्ति को विड्रॉ करने की जरूरत क्यों पड़ी। आपका इशारा डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पर। अब इसको आप जो समझिए, समझदार व्यक्ति हैं आप, और आवाम भी समझ रही है। तो पहला तो कांग्रेस को अपने दल के नेता और कार्यकर्ता, क्योंकि दल का संविधान अनुशासन सबके लिए समान होता है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो। जब पार्टी लाइन यह तय हुआ कि हमको चेहरा पर अभी कोई घोषणा नहीं करनी है
और इवन राहुल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अररिया में पत्रकारों के पूछने पर उसका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, टाल गए थे। तो वैसी स्थिति में कोई भी कांग्रेस का कदावर नेता अगर यह बात कहता है तेजस्वी ही मुख्यमंत्री, तेजस्वी ही चेहरा है, तो यह पार्टी के अनुशासनहीनता में आता है और पार्टी हाईकमान को उसी पीरियड में कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात कि उनके द्वारा बार बार यह बात उठाना, बार बार इस बात को कहना जनता में भी भ्रम पैदा किया, महागठबंधन के नेताओं में भी भ्रम पैदा किया और कार्यकर्ताओं में भी भ्रम पैदा किया, जिससे महागठबंधन को तो नुकसान हुआ ही, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ। और इसके लिए अगर कोई एकमात्र षड्यंत्रकारी नेता है कांग्रेस में तो वह व्यक्ति है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जो आजकल अपने आप को CWC का मेंबर कहते हैं और है भी। तो मतलब वो तो कह रहे हैं कि राजेश राम और कृष्णा अलावारू को नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देनी चाहिए। ठीक है, जिम्मेवारी लेनी चाहिए चूंकि पद पर है। तो आप अगर पदधारी नहीं थे, आप अथराइज नहीं थे, तो आप होते कौन है कहने वाला कि तेजस्वी ही चेहरा है? आप होते हैं कौन ही कहने वाला कि साहब सीट शेयरिंग हो चुका है? जब सीट शेयरिंग के जो सिस्टम है उस सिस्टम में आप नहीं थे तो बोलने वाले कौन होते हैं? आपने बोला पार्टी लाइन से बाहर जाकर, सिस्टम में नहीं रहने के बाद भी आपने अतिक्रमण किया और इस ढंग का बात बोल के एक भ्रम पैदा किया, इससे पार्टी को ज्यादा नुकसान हुआ। कहा तो ये भी जा रहा है कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जिसको चाहते थे टिकट दिलाने में भी सफल रहे। हाँ, दिलवाए, निश्चित रूप से दिलवाए और कटवाए भी अपने ही आदमी का। वारसलीगंज से अगर सतीश कुमार उर्फ मंटन का टिकट कटा, विड्रॉ हुआ सिंबुल, तो ये भी भूमिका उन्हीं का है, दिलवाने में भी उन्हीं का भूमिका है, क्योंकि उनको अपने पुत्र को भ्रमण कराने के लिए बिहार में एक चाहिए वर्कर, और मंटन सिंह से बेहतर कोई वर्कर नहीं मिल सकता है। तो कत्लेआम भी किया गया अपने पुत्र के नेता बनाने के लिए, कार्यकर्ता से तो कोई मतलब है नहीं। और जहां तक रही राजेश राम का बात, तो राजेश राम एक वर्कर से अध्यक्ष बने हुए हैं और मुझे लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत उनके सीट कुटुंबा पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के तीसरे बैठक के बाद सुरेश पासवान का कैंडिडेचर दिलवाना भी उसी नेता के षड्यंत्र का एक पार्ट था, अखिलेश जी का। अब जो समझिए आप, जो हमेशा तेजस्वी को चेहरा मानते थे। तो नाम क्यों नहीं ले रहे अखिलेश जी? नाम लेना ही कोई जरूरी नहीं है, लोग समझ जाता है, समझदार लोग है, बिहार की जनता समझदार है, नेता भले कार्यकर्ता को मूर्ख समझ। अखिलेश सिंह ने ही राजेश राम के खिलाफ आरजेडी का उम्मीदवार खड़ा, मुझे लगता है इसलिए कि राजेश राम के अध्यक्ष बनने के बाद उनका जो स्वागत हुआ, जो एक मैसेज नैरेटिव देने का काम किया गया, उनके लोग सोशल मीडिया पर जिस ढंग का स्टेटमेंट दे रहे थे, वक्तव्य दे रहे थे, और आज भी हालात बनने के बाद जो स्टेटमेंट आ रहा है, वक्तव्य आ रहा है, इस सब चीज़ से लगता है कि अध्यक्ष पद से हटने के बाद उनके मन में एक टीस है, और हमको लगता है कि आजीवन यह टीस उनको रहेगा। ये भी बात सत्य है, जीवन क्यों रहेगा? जीवन ये टीस रहेगा, क्योंकि देखिए अगर सनातन धर्म को आप मानते हैं तो ये कलयुग है। कलयुग में आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आपके कर्म और कुकर्मों का भोगना आपको चौथापन में भोगना है, और शायद उस ओर अग्रसर हो चुके हैं। मेरी शुभकामना उनके साथ है, चूँकि बड़े भाई हैं। लेकिन पार्टी को माँ बाप कहने वाले लोग अगर पार्टी के साथ बलात्कार करते हैं, बलात्कार शब्द हम यूज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और पार्टी को ऐसे लोगों से सजग रहने की जरूरत है। अब कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए कांग्रेस में मंथन चल रहा है। मुझे कष्ट इस बात का है कि जिस मुहिम को राहुल जी ने चलाया था और पूरे बिहार में 16 दिन का यात्रा करके जो नैरेटिव उन्होंने बनाया था, तैयार किया था, निश्चित रूप से चुनाव आयोग एक पार्टी बन चुका है और बिहार का चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था, महागठबंधन का कैंडिडेट चुनाव आयोग के कैंडिडेट से लड़ रहा था। ये भी बात उतना ही सत्य है। इसके बावजूद भी अगर थोड़ी सी भी राजनीतिक सूचिता मुझे रहती और महागठबंधन के बड़े दल जो हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस बड़ा दल है, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो कांग्रेस ने तो बड़ा दिल दिखाया जहां वो बड़ा दल है। नेशनल लेवल पर कांग्रेस बड़ा दल है, लोकतंत्र में दिखाया। और जिस नेता का मैं संदर्भ लिया हूं वे
19 के चुनाव में, 24 के चुनाव में 12 सीट उनको लेना चाहिए बीजेपी एथी का क्या कहते हैं लोकसभा में कांग्रेस के लिए, क्योंकि 19 में जो 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा जी को गया था वह 12 में से 3 घटा कर दिया गया था ना। तो आप तो 24 में अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष थे तो उस समय तो ईमानदारी पूर्वक अगर कांग्रेस की बात आप करते तो 9-3-12 सीट पर कांग्रेस का कैंडिडेट होना चाहिए था। ये काम तो आपने नहीं किया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस में रह के कांग्रेस के खिलाफत करने वाले लोग कांग्रेस के स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, कोई आरजेडी का कर रहा है, कोई बीजेपी का कर रहा है। राहुल जी बार बार इस बात का संकेत देते हैं कि हमारे पार्टी में जो स्लीपर सेल है उस पर कार्रवाई करनी होगी। खत्म काहे नहीं कर पा रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अब खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस बात की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन उनको खत्म करना चाहिए। और राहुल जी अगर ये सोचते हो कि स्लीपर सेल वाले मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, पार्टी में डिवीजन हो सकता है, तो राहुल जी को ये भी देखना चाहिए कि नेहरू काल से कांग्रेस में और कांग्रेस को नेहरू के कार्यशैली पर चलने की जरूरत है, क्योंकि नेहरू जी मध्यम मार्ग पर चलते थे और कांग्रेस का मार्ग मध्यम मार्ग ही है। और जहाँ तक डिवीजन की बात है, नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी सत्ता में आई, स्थानांतरण हो रहा था, तो उस समय भी डिवीजन हुआ था कांग्रेस का। मोरारजी देसाई एंड कंपनी सारे लोग अलग हुए थे। इसके बाद भी इंदिरा जी मजबूती के साथ उभरी। जब राजीव जी की हत्या हो गई, वो देश के लिए शहीद हो गए। इसके बाद जब सोनिया जी का बात आया तो पहले इनकार की कि हम नहीं आएंगे, कार्यकर्ताओं के दबाव पर फिर वो कांग्रेस का कमान संभाली। तो उस समय विदेशी मूल के इशू पर भी कांग्रेस का डिवीजन हुआ था, जिसमें तिवारी कांग्रेस ही बना था और शरद पवार जैसे लोगों का भी पार्टी अलग बना था। तो जब जब नेहरू फैमिली में कांग्रेस के अंदर सत्ता का स्थानांतरण हुआ है तो डिवीजन लाजमी है, होते रहा है। तो राहुल जी को भी उस डिवीजन से लड़ने की मैंने झुकने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। 23 जो बना था उसी का एक पार्ट था ना, जिसके एक मेमरान भी थे हमारे पूर्व अध्यक्ष जी। राहुल जी डर रहे हैं उस डिवीजन को लेकर? डर नहीं रहे हैं। राहुल जी को लगता है कि कांग्रेस को हम कैसे समेटे, मेहनत करने में तो उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, संघर्षशील आदमी है, उस संघर्ष को ही अपना काम समझते हैं, सत्ता उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो जब संघर्ष के लिए काम समझते हैं वो, तो उनको प्रदेश में भी संघर्ष का ही रास्ता अपनाना चाहिए, न कि गठबंधन का रास्ता अपनाना चाहिए। मतलब अकेले कांग्रेस को बिहार में लड़ना निश्चित जाना चाहिए। ये बात तो हम लोग 2000 से ही कह रहे हैं। हम लोग भी 2000 में चुनाव लड़ रहे थे, उस समय हम लोगों ने कहा कि अकेले चले कांग्रेस। 2010 में भी वो हालात बनी हुई थी, अकेले लड़े तभी 4 तो जीते थे निश्चित। और जो लोग आज मंगनी मंडल का मैंने स्टेटमेंट देखा आज या कल का था, वो कह रहे हैं कि जो वोट मिला है कांग्रेस को मेरा है, कांग्रेस का कोई औकात नहीं है, अलग लड़के वो देख लें। तो मैं आपके माध्यम से मंगनी मंडल जी को ही बताना चाहता हूँ और राजद के बड़े नेताओं को ही बताना चाहता हूँ कि यही बात 2009 के पार्लियामेंट चुनाव में लालू जी और रामविलास जी ने कहा था कि कांग्रेस को 3-4 सीट से अधिक का औकात नहीं है। और शिंदे जी उस समय स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अनिल शर्मा जी अध्यक्ष थे, और 40 सीट पर कांग्रेस लड़ी पार्लियामेंट का, 1 सीट जीत के आई, लेकिन राजद एक भी सीट नहीं निकाल पाया। इसके बाद 2010 का अगर स्टडी नहीं हो मंगनी लाल मंडल जी को, तो भी उनको कर लेना चाहिए। कांग्रेस अगर 4 पर आई तो आप भी 22 पर आकर सिमट गए थे। जहां तक औकात का बात है, 19 पार्लियामेंट में भी आप ज़्यादा सीट पर पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे थे, 0 पर आउट हुए थे, हम 1 जीत के आए थे। 24 के पार्लियामेंट में भी आप सबसे ज़्यादा सीट पर लड़े थे और 9 सीट पर लड़ के जितना हम जीते हैं उतना ही आप जीते हैं। इस बार के असेंबली में भी आप 143 पर लड़ के 25 पर आए हैं, तो आप देख लीजिए कहाँ है। कांग्रेस का भी स्ट्राइक रेट आपसे कम नहीं है, कहाँ है आप देख लीजिए। तो ये मुगालते में रहने वाले आरजेडी के लोग अगर ये समझते हो तो वो अलग हो जाए ना, कह दे कि कांग्रेस की जरूरत मुझे नहीं है। कांग्रेस क्यों नहीं कह देती कि हमको आरजेडी की जरूरत? क्योंकि यहाँ का बड़ा पार्टी वो है ना भाई। जैसे उन्होंने कह दिया कि जेएमएम की जरूरत मुझे नहीं है, कह दे कि कांग्रेस की जरूरत नहीं है, तब मैं जानूंगा कि आपको क्लेवर है, ताकत है, कलेजा है। और जिस माई समीकरण की बात आप करते हैं वो तो दरक चुका है। 54 को आपने जादव को टिकट दिया 144 में, आपके 11 जीत के आए। कहाँ है माई समीकरण? सीमांचल में आपका क्या हुआ? कहाँ है आप?
ओबीसी की उत्पत्ति कैसे हो गई अगर उस पर पकड़ आपका है तो। और जिस प्रमंडल के आप रहने वाले हैं, सारण प्रमंडल के, लोकसभा में आपकी स्थिति क्या रही? आपकी बहन खुद चुनाव हार गई, जो विरोधी दल के नेता हैं। लालू जी का वो गृह प्रमंडल है, और प्रमंडल में अभी क्या हुआ? असेंबली चुनाव में 4 पर सिमट के रह गए 24 में। तो किस चीज का गुमान आपको है? जनता गुमान पर आदर नहीं करती है, जनता के पास झुक के रहना पड़ता है। आपको लगता है कि अति विश्वास जो था तेजस्वी यादव के, अहंकार, अहंकार, अहंकार कहिए, विश्वास नहीं, अहंकार वही खा गया, वहीं खा गया। और उस अहंकार के आग में कांग्रेस शालीन होते हुए भी जल गई, क्योंकि संगत का प्रभाव है। संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। घुन के साथ हाँ हाँ, जौ के साथ गुण भी पिसाया। इसलिए अगर कांग्रेस को यहां मजबूत होना है तो राहुल जी के रास्ते पर चल के प्रदेश नेतृत्व भी संघर्ष का रास्ता अपनावे, 29 की तैयारी अभी से करे, और कांग्रेस के पुराने वर्करों पर जो, जिसको राहुल जी बब्बर शेर कहते हैं, उसको साथ लेके उसको महत्व दे। आज भी जो समीक्षा बैठक हो रही है, क्या समीक्षा बैठक हो रही है? अगर धरातल पर जाना है, सही तरकीब अपनाना है, सही पड़ताल करना है, तो कांग्रेस के वर्करों के साथ समीक्षा कीजिए। उन्हीं नेताओं के साथ जो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही है हराने में, इस खेल में, उनसे आप पूछ के कौन सा समीक्षा कर लीजिएगा भाई। यह समीक्षा भी मुझे लगता है कि वैसे नेताओं के, चालबाज नेताओं का एक षड्यंत्र है इस पूरे मामले को ढकने का। और एक युवा अध्यक्ष जो चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, उसको बदनाम करके उसी के माथे पर ठीकरा फेरने का, इस बात को हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जांच हो, समीक्षा हो, और कांग्रेस आला कमान प्रदेश के हर जिला से वैसे 20-20 वर्करों को बुलाकर, जो 20-30 साल से पार्टी में है, समीक्षा बैठक करे और वस्तु स्थिति की जानकारी लें। इस सारा खेल करने वाले नेताओं का नाटक जो है सामने आ जाएगा। और इस समीक्षा में जो मेन पार्टनर है, वार रूम का चेयरमैन स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का पुत्र गौरव, उसको तो बुला ही नहीं गया, जिसकी भूमिका अहम रही है। क्या भूमिका रही? अरे, सर्वे के नाम पर फेक लोगों को तुमने रिपोर्टिंग किया है, तो क्यों रिपोर्टिंग किया भाई? गलत रिपोर्टिंग कर, बिल्कुल। 18-19 आदमी को दिया गया है टिकट जो आरएसएस कैडर के हैं, तो जिसका विचारधारा हमसे नहीं मिलता है, वो हमारे पार्टी का कैसे हो सकता है भाई? और चुनाव कैसे लड़ सकता? चुनाव कैसे लड़ सकता है? तो यह बात तो बताना होगा ना प्रभारी को, वार रूम के चेयरमैन को। वार रूम बना, उसमें 2 प्रदेश के लोगों को भी रखा गया। कभी वार रूम ने प्रदेश के दो नेताओं से परामर्श किया है वार रूम के कार्यकारिणी पर? नहीं किया है। तो निश्चित रूप से यह कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और केवल राजेश राम को दोषी ठहराना उचित नहीं है। यह खेल कराने वाले जो नेता हैं, सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है। और चुनाव पीरियड में भी जो टिकट चोर वगैरह का बात उठा, उसी खेल का एक पार्ट है। उन चेहरों को आप देख लीजिए, पता चल जाएगा कि किस नेता के दरबार के उलो दरबारी हैं। इसलिए यह भी खेल वहीं से हो रहा है। हम लोग उनके साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस को हम लोग मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के मजबूती का काम तभी हो सकता है जब एक एक करके वैसे नेताओं को, दागी नेताओं को चिन्हित किया जाए, बिना किसी पूर्वाग्रह के ग्रसित हुए, जिनकी भूमिका इस खेल में रही है, और आला कमान उन्हें दंडित करे, सभी निर्णयों से उनको अलग करे, और उनको अपने भार से अलग करे, कार्यकर्ताओं के जिम्मे संघर्ष का रास्ता दे, दायित्व दे, नेतृत्व दे। संघर्ष करेगा कार्यकर्ता, वो तो तैयार है मरने मिटने के लिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे कमलदेव शुक्ल जी को, पुराने कांग्रेसी हैं और अपने पीड़ा का इजहार खुलकर कर रहे हैं। इनका कहना है कि भाई कांग्रेस के ही कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने पूरा गुड़ को गोबर बना दिया, और कांग्रेस पार्टी की इतनी दुर्गति हुई है तो आरजेडी के कारण हुई है। जबकि आरजेडी का कहना है कि भाई कांग्रेस को तो कोई वोट ही नहीं मिला,
कांग्रेस के 6 विधायक जो जीते हैं वो आरजेडी के वोट से जीते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है।